नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू कटिला क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो स्टार्ट से एवं लास्ट तक देखें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है। तो जीवाणुओं की आकृति छहरूपी, गोल, सर्पिल, इनमें से सभी आकार की होती है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 2 है वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 3 है नाइट्रोजन यौगिकीकरण निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में फली सहायक है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो निम्नलिखित में से हैजा जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो निम्नलिखित में से बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 6 है हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 7 है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 8 है चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो चावल की फसल के लिए नीला हरित शैवाल जैव उर्वरक का कार्य करता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 9 है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्रोटिकोल्स कहलाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 10 है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है। तो एथलीट फुट नामक बीमारी कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 11 है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकोन को क्रोटिकोल्स कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 12 है निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। तो निम्न में से साइकस एक जीवित जीवाश्म है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 13 है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। तो हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा प्रकंद्र है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 14 है ऑर्निथोफिली परागण होता है। तो ऑर्निथोफिली परागण पक्षियों द्वारा होता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 15 है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तना काट आमतौर पर गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 16 है नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 17 है आम का वानस्पतिक नाम है। तो आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 18 है कुनैन प्राप्त होता है। तो कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 19 है तंबाकू के पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 20 है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 11 है क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 22 है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करती है। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 23 है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है।
तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिस अम्ल है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है। तो अग्नि नीरजा रोग सेव से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। तो सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में अवस्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन में घुली हुई मात्रा से की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है, अमीबा का प्रचलन अंग है। तो अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 है, कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। तो कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिस्मेनिया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। तो मेढक का लार्वा टेडपॉल कहलाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है, शीत रक्त के प्राणी है। तो शीत रक्त के प्राणी इनमें से सभी है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है, पाबोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो पाबोक्रिस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है।